मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोरोना संक्रमण और उसकी एक के बाद एक वेव जिस तरह से आने वाले समय का आगाज करती हुई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति को भयभीत कर देने के लिए पर्याप्त है, संसाधनों को कम करती हुई देखी जा सकती है। उसी क्रम में हर एक व्यक्ति जो एक जुनून रखता है इस महामारी से दो हाथ करने का, ऐसी ही कुछ शख्सियत इंदौरिया टाइम्स में हर रोज आती रही है। आज हमारे साथ कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव के आने से पूर्व जो एक व्यक्ति एक इरादे के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ उसे चुनौती देने को तत्पर है, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है और नाम है ब्लॉक CMHO डॉक्टर हरिराम यादव साहब। यादव साहब का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र से नहीं व्यक्ति अपने जज्बे से जाना जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितने साल का है, यदि इरादे नेक हों और इरादे बुलंदी को छूने के हों तो संभवतः कम समय में भी कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसी ही शख्सियत के रूप में डॉक्टर साहब को जाना जाता है। मैं समय अभाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पीक टाइम है, ऐसी स्थिति में शख्सियत का ज़्यादा समय तक स्टूडियो में रुकना अपने आप में बड़ी बात है। मैं डायरेक्ट उन सारे सवालों के साथ आपसे मुखातिब आपको करवाना चाहूँगा जिसे लेकर कई बार ना चाहते हुए भी स्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं, समझाइश हल्की पड़ जाती है और मजबूरन पुलिस को सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि एक जज्बा होता है, आदमी क्वालिफिकेशन लेता है और अपना ड्रीम डिसाइड करता है। आपने जो मेडिकल फील्ड को अपना ड्रीम बनाया, इसकी वजह क्या रही? आप इस प्रोफेशन में कब और कैसे चले आए, जो कि जुनून की हद तक आज आप इस कार्य को दिन रात एक करके लग रहे हैं? देखो, इस प्रोफेशन में आने का क्या था कि पहले मुझे ये था नहीं कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं LBS में एडमिशन ले लिया था, BSc फर्स्ट ईयर में। फिर एक बार अचानक मेरे को लगा कि यार जिंदगी में अपन अगर जन सेवा करनी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है जन सेवा का कि मेडिकल फील्ड में चले जाएं। फिर घर वालों से बात हुई, फिर पापा एक्सपायर हो गए तो बड़े वाले भैया संभालते हैं सब कुछ। तो भैया बोले कि यार अगर तेरे को डॉक्टर बनना है तो तैयारी कर, कोई बात नहीं, BSc को छोड़ दे। तो फिर उस टाइम में क्या था कि यहाँ वाला ये PMT वाला मेरा निकल चुका था। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं डॉक्टर तो बनना है, क्योंकि जन सेवा का एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो मैं हांगकांग गया, हांगकांग से मैंने MBBS की। फिर यहाँ आने के बाद मैंने MCA का एग्जाम निकाला। फिर वो निकालने के बाद मैं पहले दिल्ली लेडी हार्डिंग में काम किया। फिर लेडी हार्डिंग के बाद मैं 2018 से मैं राजस्थान गवर्नमेंट ज्वाइन किया। फिर मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी। उदयपुर में मैं जन सेवा में लगा रहा। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी वजह से अगर किसी एक की भी जान बच जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत। मैं कोटपुतली क्षेत्र में अभी पिछले 2020 अक्टूबर में आया था। तो उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिली दातिल। अभी मैं दातिल CSC इंचार्ज था। तो इधर से BCMO साहब कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, तो वो बोले कि एक बार कार्यवाही BCMO का काम संभाल। तो क्योंकि दातिल में अभी दूसरे डॉक्टर साहब हैं, तो मैं सोचा कि वहाँ तो डॉक्टर साहब कर लेंगे, इधर से वो आ गए हैं तो अपन एक बार बड़े लेवल पे जन सेवा करते हैं। तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जिस जज्बे के साथ आप मेडिकल फील्ड में चले आए हैं, उसी के साथ आपने इस कोरोना काल के अंतर्गत BCMHO का पदभार ग्रहण करने में कोई संकोच महसूस नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से आपने इस पदभार को ग्रहण कर लिया। वरना अभी एक मिनट के लिए आदमी बचना चाहता है, जवाबदेही से बचना चाहता है। अपने मेडिकल ऑफिसर्स को किस तरह से एक सिस्टम के तहत डालना होता है, उनकी सारी कड़वाहटों को भी सहना होगा, पेशेंट्स की उन्हें जवाब भी देना होगा। उसे आमतौर पे लोगों को बचते हुए देखा जा सकता है। इंदौरिया टाइम्स जिसने कोटपुतली ब्लॉक की तमाम CSC, PSC और UPSC का ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट तैयार की है, वहां पर भी हर एक व्यक्ति का एक ही कहना था कि इस समय जो कार्यवाहक नाम से काम कर रहे हैं BCMHO डॉक्टर हरिराम जी काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। तो अब इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कोरोना की तीसरी वेव के आने से पहले और आपने ये जो दायित्व स्वीकार किया इसके बाद कि हमारे यहाँ की CSC का क्या लेवल है, क्या फैसिलिटीज वहाँ पर है और क्या वहाँ पर हमारे PSC की स्थिति है, क्या UPSC की स्थिति है। ब्लॉक के अंतर्गत मेडिकल सिस्टम की यदि हम शुरुआत करें, बड़े कैनवास से हम चलें, तो BDM हॉस्पिटल नंबर 1 पे आता है, जो कि इस दो राजधानियों के बीच एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल माना जाता है। हमाशा भगवान दास मोरीजवाला के लिए ये पूरा शहर नतमस्तक है उनको लेकर। तो इसके बाद कोई चीज आती है तो आपका डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। तो आप बताएं एक बार कि यहाँ कितनी PSC हैं, फिर क्या उसका स्टैंडर्ड है? अभी 11 PSC, 1 UPSC, 1 सरदार जनाना जो मेरे अंडर में है, और 2 CSC हैं। एक CSC दातिल जो कि अभी नई CSC बनी है PSC से,
और एक है अपनी CSC नारेड़ा। अब मैं सभी का बता देता हूँ 1 बाई 1 कि सबसे पहले तो कि अपना CSC नारेड़ा पे बिल्डिंग नई बन चुकी है। उसमें अपन ने कोविड सेंटर के लिए 20 बेड का 2 जगह अपन ने वो भी बना लिया है। बाकी वहाँ के डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा राहुल है शायद जी, वहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, और वो मेरे सीनियर हैं। लेकिन इस ब्लॉक में कुछ लोग मेरे सीनियर भी हैं, कुछ मेरे जूनियर भी हैं, लेकिन उन लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा कि यार एक जूनियर कुर्सी पे बैठ के हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो जो अच्छा होता है उसको अच्छा, जो गलत होता है उसको गलत। तो मुझे भी उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार CSC 30 बेडेड होती है जी, तो अपनी नारेड़ा बहुत अच्छी चल रही है, सारे बेड भी हैं वहाँ पे। अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ गया है, अपने पास जनरेटर भी लाइट बैकअप के लिए आ गया है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है, अपन ने कोविड सेंटर भी बना दिया है। फिर दूसरे नंबर पे अपने पास आती है CSC दातिल। CSC दातिल में एक प्रॉब्लम क्या रही है कि अपने पास बिल्डिंग नहीं है। वो बिल्डिंग है जिसमें 5 कमरे हैं, और वो 2-3 साल पहले PWD के द्वारा वो बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जी, जन सेवा करना है तो जैसी भी बिल्डिंग है उसी में करना है, तो उसमें 30 बेडेड नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 6 बेड हैं जी, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, बेड रखने की जगह नहीं है, और वो CSC की क्या है कि बिल्डिंग ज्यादा पुरानी है। बेड की संख्या 30 है या 20 है? नहीं, 6 ही है। नहीं वैसे हाँ, सरकार की तरफ से हर CSC पे मिनिमम 30 बेड होने चाहिए, लेकिन शायद नारेड़ा में 20 ही है अभी। नहीं, नारेड़ा में 20 तो अपने केवल कोविड के लिए, अच्छा, कोविड बनाया है, केवल कोविड के लिए 20 बेड है, बाकी जो जनरल OPD के लिए जो है ना वो 30 बेड पूरे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दातिल में कोविड सेंटर बनाने का प्लान था, वो इसीलिए नहीं बना जी, क्योंकि जगह नहीं है, फिर मैं मरीज को रखूं कहाँ, क्योंकि उनके अटेंडेंट भी आएंगे। तो मैंने उस प्लान को कैंसिल करते हुए फिर दूसरा प्लान किया, वो अभी मैं बता दूंगा 1 बाई 1। उसके बाद मेरे पास आती है PSC शुक्लावास जी। PSC शुक्लावास में PSC के नॉर्म सरकार के 6 बेड के, जिसमें 6 बेड हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, डॉक्टर साहब भी हैं वहाँ, स्टाफ भी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, काम कर रहे हैं, जैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसा कर लेते हैं। फिर आता है अपने पास PSC भोनावास। PSC भोनावास में भी 6 बेड हैं, PSC के नॉर्म्स पूरे कर रही है, बिल्डिंग भी अच्छी है। अभी 2 डॉक्टर साहब थे वहाँ, तो एक डॉक्टर साहब को अभी कोविड-19 को केवल इस लहर को रोकने के लिए अपने सरदार जनाना में शिफ्ट कराया। आगे फिर अपने पास आती है ये PSC राजमोता। वहाँ क्या है कि बिल्डिंग नहीं है, तो अपन सब सेंटर वाली बिल्डिंग में चला रहे हैं, तो वहाँ भी 6 बेड पूरे रखना पॉसिबल नहीं हो रहा है। 2 बेड है पास, हाँ 2 बेड है वहाँ। फिर आगे अपने पास PSC करौली है, PSC करौली की बहुत अच्छी बिल्डिंग है, हाँ 6 बेड वहाँ लगे हैं। अभी क्या है कि वहाँ की थोड़ी OPD कम है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला है कि आप वहीं क्वार्टर में रहते हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं, तो OPD बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि अब कोई भी थैला छाप के पास जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है, तो लोगों के पास कोविड में पैसे नहीं है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि बेचारे वो, क्योंकि वो तो परेशान है, पैसे तो देगा, लेकिन उसका फ्री में इलाज हो, अपने पास संस्था है, अपने पास स्टाफ है, तो वो है। फिर अपनी UPSC नागाजी की गौर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, OPD भी इनके 250-300 के आसपास रहती है। अपना जो कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन भी इनके चलता है, 7 दिन ये कोरोना सैंपलिंग भी कर रहे हैं। फिर अपने पास आता है PSC देवता, वो भी 6 बेडेड है, सही है। फिर अपने पास बड़ेटी PSC है, वो भी सही है। अपने पास फिर PSC आते हैं मेरे पास गोनेडा PSC में क्या हुआ, उधर से हाईवे निकला है, तो वो हाईवे की वजह से बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, तो वहाँ भी 6 बेड रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ भी 2 बेड हैं। बाकी डॉक्टर साहब वहाँ भी हैं, लगभग अपनी संस्था पे मेडिकल ऑफिसर हैं, स्टाफ भी लगभग अब CHO आ गए हैं अपने पास, तो लगभग पूरा हो गया है। अब डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ करना चाहूँगा कि अभी जो सरदार जनाना है, जिसका खेतरी के ठिकाने से लेकर इसका एक इतिहास है, और न केवल इतिहास है बल्कि इसके कमरे भी देखने लायक हैं, उसकी हाइट भी देखने लायक है, बड़े बड़े वार्ड है, अच्छी शानदार वेंटिलेशन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है, और बहुत देर बाद इसको एक तरह से CSC में कन्वर्ट किया गया है, और ये जो जिस लेवल पे जा रहा है और आपने उसको और एडवांस सोच दे दी है, इन सारे हालातों को लेकर जब इसको आपने सारी बीमारियों से, छोटी नाम बीमारी छोटा है, छोटी छोटी करके बहुत सारी बीमारियां होंगी, और जब शहर यहाँ पर आके रुकेगा तो उस समय चिकित्सकों की स्थिति क्या होगी, स्टाफ किस तरह से अपन पूरा मैनेज करेंगे,
ये भी थोड़ा सा आप बताएं। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, स्टाफ मैनेज करना मैंने हॉस्पिटल वालों को बोल दिया, वो मेरा काम है। मुझे जहां से भी अगर लोड कम होगा वहां से स्टाफ इधर शिफ्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनको स्टाफ मैं पूरा दूंगा। और मेरे जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आइदर वो चाहे वो मेरा सीनियर हो या जूनियर हो, काम करने से कोई भी रुकता नहीं है। कि मैं इनको एक ही बात कहता हूँ कि अगर यहाँ बैठ के अपन 100 मरीज देखे या 500 देखे, 5-6 घंटे अपन नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें पूरी जी जान लगा दो। और ये वक्त तो ऐसा है कि सच में जी जान लगा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी कि साहब अब पहले ओपीडी नहीं किया, वो ओपीडी होगी, क्योंकि हम तो आए हैं जनसेवा के लिए। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो भी मेडिकल फील्ड में आया है, वो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी जी जान लगा के ही आए हैं और सभी इसी मंशे से आए हैं कि हम जनसेवा करेंगे। सरदार जनाना की मैं प्लानिंग बता देता हूँ कि वैसे कि उस टाइम में मैं तो बहुत छोटा था, जब मैं सुनता हूँ कि 20-25 साल पहले सरदार जनाना बहुत अच्छा चला करता था, ओपीडी भी बहुत अच्छी थी, तो मैं उस चीज से प्रेरित होके अभी मैंने एक नई चीज सोची है कि क्यों ना अपन बीडीएम पे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, जिनके लिए एक आदमी को बीडीएम जाना पड़ता है, अगर मैं सरदार जनाना को 24/7 चला दूं और ये छोटी मोटी बीमारियों को इधर शिफ्ट कर दूं, तो बीडीएम पे लोड कम हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है ये। आज मेरे पास स्टाफ है यहाँ पूरा, सीएचओ भी आ गए हैं, तो मैंने अभी नोटिस निकाल दिया, लेटर निकाल दिया है, इनको बोल दिया है इसको 24/7 चलाओ, जितनी छोटी मोटी बीमारियां। और मैं पूरी कोटपुतली की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जितनी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके लिए वो बीडीएम की तरफ ना जाए, क्योंकि बीडीएम में क्या है, सबसे बड़ा कोविड सेंटर है अपना। वहां अगर मैं छोटी सी बीमारी के लिए जाऊंगा, वहां से संक्रमित होकर आ जाऊंगा, फिर 5-10 को संक्रमित करूंगा, तो मेरा कोटपुतली की पूरी जनता से हाथ जोड़ के एक ही आग्रह, जितनी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके लिए बीडीएम की तरफ ना जाए। सरदार जनाना 24/7 चलेगा, आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आती है तो मेरे नंबर सबके पास हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार, 7838487705। आप कभी भी 24/7 संपर्क करो, मेरे को कॉल करो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान करने। धरती का भगवान कहलाने वाला वो चिकित्सक, जिसे कई बार कुछ कैजुअलिटीज के दौर से भी गुजरना पड़ता है और वहाँ अचानक उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। टीआरपी की दौड़ में मीडिया भी उन तमाम चीजों को भूलकर, उसके सेवा भाव को भूलकर केवल और केवल अपनी टीआरपी के जरिए उस चिकित्सक परिवार को किसी न किसी लेवल से नीचे गिराने के प्रयास में आमादा हो जाता है। आपका जज्बा देखते ही बनता है, सैल्यूट बनता है। इंदौरिया टाइम्स की ओर से, क्षेत्रीय आवाम की ओर से मैं न केवल आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा, बल्कि जो सोच आप लेकर आ रहे हैं वो यदि डेवलप होती है तो हर एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को भी एक तरह से हौसला अफजाई मिलती है, ताकत मिलती है और एनर्जी मिलती है। आपने जैसा कि भी बताया कि हर एक छोटी बड़ी बीमारी को लेकर यदि हम बीडीएम हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं तो सबसे बड़े कोविड सेंटर होने की वजह से वहाँ से संक्रमित होने की भी पूरी संभावनाएं बनती हैं। और इन संभावनाओं के साथ यदि हम घर लौटते हैं तो अपने परिवार को और परिवार के जरिए समाज को भी संक्रमित होने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब का ये कहना कि आप हर एक छोटी मोटी बीमारी के लिए बीडीएम हाईवे क्रॉस करके ना जाएं, बल्कि सरदार जनाना को ऐतिहासिक दृष्टि से अपनाते हुए यहाँ आकर के अपनी बीमारियां शेयर करें और यहाँ के स्टाफ को भी सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने इस चीज को माना है कि न केवल 24 घंटे ही अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं। अपना नंबर इन्होंने आपके साथ शेयर किया है, आप किसी भी समस्या के लिए आपके साथ जुड़ सकते हैं। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और उससे प्रेरित होकर के नगर पालिका क्षेत्र के हर एक वार्ड मेंबर ने भी ये कह दिया कि मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी। जब इतनी सारी जिम्मेदारी के लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बावजूद इसके कल जो नज़ारा सरदार जनाना हॉस्पिटल में देखने को मिला वैक्सीनेशन को लेकर के, इसमें क्या आप खामियां मानते हैं कि ऐसी घटनाएं यदि बार बार होंगी तो समझाइश दूर हो जाएगी और सख्ती के परिणाम निश्चित रूप से सामाजिक नहीं कहलाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कल वाले में चक्कर क्या था कि मेरे पास वैक्सीन कम मिली थी, कि मेरे पास डोज कम थी, कि डोज मुझे जनाना के लिए 300 डोज दी मैंने, लोग ज्यादा आ गए, जबकि मैंने पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा लोग ना आए, जितना है सबके कागज ले लिए थे, 1 by 1 नाम बोला जाएगा और आपकी वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बावजूद कि मैंने लोगों को समझाया कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, मैंने पुलिस प्रशासन ने बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। उसका मैंने आज नया रास्ता निकाला कि मैंने क्या किया कि पेंटर को बुला के और हर 5 फीट पे गोले बनवा दिए हैं।
सरदार जनाना का अगली बार से एक गेट में बंद करवा दूंगा, इधर वाले गेट पे 2-3 पुलिस वाले मैं खड़ा कर दूंगा, और 1 बाई 1 कि लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई अनाज किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहा हूँ, कि मैं मेरों को लगा रहा हूँ, उनको नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा मैं कतई नहीं करूंगा। और मैं पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ये वैक्सीन की किल्लत देखते हुए अभी तक मेरी फैमिली को भी वैक्सीनेटेड नहीं करवाया है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली बाद में होगी, पहले जनता को होने दीजिए, क्योंकि जन सेवा मैं तो उसी को मानता हूँ। आगे से सरदार जनाना में ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने गोले लगवा दिए हैं, दूरी फिक्स करवा दी है, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के किसी की एंट्री नहीं होगी, बाहर ही सबके कागज लिए जाएंगे और बाहर ही वहां से नाम बुलाया जाएगा, ताकि सारा एकदम खुला रहे कि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। ये जो अभियान है, इस अभियान की उपयोगिता क्या समझते हैं? देखो, ये अभियान जो मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, ये बहुत अच्छा अभियान है और मैं प्रशासन का इस बात से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरा कदम से कदम मिला के हमारा साथ दे रहे हैं। अभी जैसे कि बहुत से अपने BLO भी लगा रखे हैं, अपन ने बहुत से अध्यापक लोग भी लगा रखे हैं, वो भी बेचारे हाउस टू हाउस जाके और मेडिकल किट दे रहे हैं, और उस मेडिकल किट का अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम तभी सक्सेस हो सकता है जब हर गांव वाला, हर आदमी ये सोच ले कि ये प्रोग्राम प्रशासन का नहीं है, ये मेडिकल वालों का नहीं है, ये मेरा है, तभी ही ये सक्सेस हो सकता है। बहुत ही नपे शब्दों में आपने कह दिया है कि इस तरह के नवाचार तभी तक कामयाब होते हैं जबकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी में शामिल करे। हर एक व्यक्ति जब जिम्मेदार होगा तो निस्संदेह कोई भी मिशन हो उसमें कामयाबी 100% मिलना तय हो जाता है। हम जिस दौर में अभी यहाँ पर बैठे हैं और जो चर्चाएं अभी हो रही हैं, इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से जो पब्लिक इस समय इस कार्यक्रम को देख रही है, उसे इस बात के लिए आगाह किया जाना इंदौरिया टाइम्स का उद्देश्य रहा है कि जागरूकता कभी किसी की मोहताज नहीं होती, पारी खेले जाने का कोई समय निश्चित नहीं होता। आपको जब जिस वक्त सेवा का मौका मिले वो कार्य हमें करते रहना चाहिए। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, वार्ड वर्मन ने कहा वार्ड मेरी जिम्मेदारी, और देश के मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं देश मेरी जिम्मेदारी। तो सवाल यहाँ पर एक खड़ा ये होता है कि आखिर मीडिया किसकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर इंदौरिया टाइम्स के जरिए मीडिया पर्सन का फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्वयं एक उदाहरण अभी प्रस्तुत किया है कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स मेडिकल पर्सन होने के बावजूद आपकी अपनी फैमिली अभी वैक्सीनेशन से दूर है। मैंने भी अपनी फैमिली को कार्य करवा लिया है, लेकिन वो नए लोग जो मीडिया में चले आए हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है, उनकी ये सोच ही नहीं है कि उनके जरिए यदि संक्रमण फैला तो वो व्यक्ति किसी भी VIP से बाइट के बहाने मिलेगा, वो व्यक्ति अपने घर पहुंचेगा और सबसे पहली फाइट उसकी अपने घर से होगी। यदि उसके घर को ये विश्वास नहीं होता है कि मीडिया पर्सन होने के बावजूद वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर समाज को क्या मैसेज देगा? क्या इसका कोई समाधान आपने निकाला है? नहीं, सबसे पहले तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूं कि अभी तक क्या था कि मैं मानता हूं कि हमसे भी ज्यादा फ्रंट लाइन में आप हैं, और मैं माफी चाहता हूं ये वैक्सीन की किल्लत की वजह से कि मैं सब पत्रकारों को, भाई लोगों को कवर नहीं कर पाया। अभी मैंने कल से मेरे सभी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कितनी भी भीड़ लगी हो, अगर कोई भी पत्रकार जिसको वैक्सीनेटेड नहीं है वो लगवाना चाहता है, पहले उनके लगा दीजिए, क्योंकि उनको फील्ड में निकलना है। आप जनता को कैसे भी हाथ जोड़ के, कैसे भी समझाइश करके बोलिए कि इनका यहाँ से लगा के जाना वो जरूरी है। तो वो मुझे भी लग रहा था कि पत्रकार जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो VIP लोगों के पास भी जा रहा है, वो फील्ड में भी जा रहा है, तो वो हो इसलिए नहीं पा रहा था कि मेरे पास वैक्सीन नहीं थी पर्याप्त मात्रा में। बाकी आपके द्वारा भी मेरे को मिला था कि पत्रकार भाई लोग इतने बच रहे हैं। मैंने आपको आश्वासन भी दिया था कि अब मैं पूरी तरह से कैसे भी करके और यहाँ ये काम करवाऊंगा। अभी ही पूरे कोटपुतली क्षेत्र के जितने पत्रकार बंधु भाई हैं वो मेरे से संपर्क कर ले, मैं साथ चल के और सबको वैक्सीनेटेड करा दूं। क्या बात है आपकी सोच। निश्चित रूप से जहां प्रश्न विराम पाता है वहीं आपको समाधान भी मिल जाने की कोशिश आपकी रहती है। नो डाउट हम एक इनफॉर्मल तरीके से जब मिले थे तो आपने मुझे तब भी आश्वस्त किया था, लेकिन मीडिया साथियों के द्वारा जिस तरह की प्रॉब्लम फेस की जाती रही, विशेषकर जो नए नौजवान इसमें चले आए हैं, उन्हें आश्वस्त किया है डॉक्टर साहब ने इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से कि बहुत जल्द न केवल उनको बल्कि उनके परिवार को भी वैक्सीनेटेड करके एक तरह से सुरक्षा कवच दिया जाएगा। लेकिन मैं भी आपसे इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब भी किसी VIP मूवमेंट से आप जुड़ें,
जब भी किसी भीड़ का हिस्सा बने तो पहले वहां व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें और व्यवस्थाओं को बनाते हुए आप अपनी प्रेजेंस वहां पर जो भी संबंधित ऑफिसर मौजूद है वहां पर दर्ज करवाएंगे तो बेहतर होगा। महज केवल मीडिया पर्सन बन के जाकर के वहां पर हम भीड़ को धकेल कर या वहां पर एक वीआईपी कल्चर को डेवलप करते हुए यदि कार्य करते हैं तो नो डाउट न केवल पब्लिक में हमारी इमेज खराब होगी बल्कि पब्लिक के अंतर्गत भी अनुशासन को मेंटेन किया जाना बहुत ही हम हमारा काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मुझे लगता है प्रशासन भी कोई कमी छोड़ नहीं रहा है। बस ये जो पूरा अपना परिणाम मिल नहीं पा रहा है उसका कारण यही है कि हर आदमी जागरूक नहीं है और वो पता नहीं तो जागरूक होना नहीं चाहता है या फिर वो कोशिश नहीं कर रहा है। तो मेरी जनता से हाथ जोड़ के केवल एक ही अपील है कि सभी किसी दूसरे को जागरूक नहीं करना है, खुद जागरूक हो जाओ, अपना काम अपने आप हो जाएगा और इसके उचित परिणाम भी अपने को मिलेंगे। कोरोना को पक्का हराएंगे और कोरोना हारेगा, कोटपुतली जीतेगी, ये मेरा वादा है। सवाल पे सवाल निकलना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जवाब भी तुरंत आवाम को मिलने को आतुर है। इन सभी हालातों के मद्देनजर तीसरी वेव की जो आपने तैयारियां की हैं, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, क्या पुलिस प्रशासन, क्या स्थानीय प्रशासन, मेडिकल टीम और मीडिया यानी पब्लिक, प्रेस, पुलिस प्रशासन, ये जो 4P फॉर्मूला इस क्षेत्र में एकजुटता के साथ जो कार्य कर रहा है, निस्संदेह कोरोना को यहाँ से भागना होगा और यहाँ के लोगों के जज्बे को उसे सैल्यूट करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।